अनएम्प्लॉयमेंट आज की है क्या? 70 साल में झुनझुना नहीं बजाया कभी। विपक्ष को तो सरकार के हर काम में साजिश दिखती है। इतने सालों में राम मंदिर पहले क्यों नहीं बन गया यार? कांग्रेस 70 साल पूरे पावर में थी। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो राम मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर के केस के लिए अपना वकील भेजा आगे हो? अमित शाह ने डेट क्लियर कर दिया है कि राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा, बनकर कब तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर भव्य तरीके से बन जाएगा और इसके बाद लोगों के लिए सार्वजनिक हो जाएगा। तो राम मंदिर के मामले में अमित शाह ने 1 जनवरी 2024 की डेडलाइन घोषित कर दी है। तो क्या ये चुनावी स्टंट है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सीपी और करेंगे लोगों से बात। देखिए, 1 जनवरी 2024 की जो तिथि है वो तय कर दी है अमित शाह ने। अब 2024 में चुनाव भी होने हैं, तो क्या ये चुनावी स्टंट है या सच में 2024 के शुरुआत का तोहफा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता को पहले नए वर्ष जो 2024 का आ रहा है, इसको तोहफा देने जा रही है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसे उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने उसको जवाब दिया जो ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अमित शाह जी ने उनको करारा जवाब दिया है। तो ऐसे में मतलब विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि ये चुनावी साजिश है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। विपक्ष को तो सरकार के हर काम में साजिश दिखती है। जब पाकिस्तान बालाकोट पर हमला किया था तब भी ये जो विपक्ष में बैठे हुए थे तब भी ये कहते हैं ये तो साजिश है, ऐसा वहाँ कोई हमला ही नहीं हुआ। तो विपक्ष को तो केवल साजिशी काम इन्हें करना नहीं, कभी इन्होंने काम किया नहीं देश के साथ में। मुझे अच्छी तरह याद है कि मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में कभी भी देश की सुरक्षा के लिए कभी कोई हथियार नहीं खरीदा जिससे कि हम चीन को जवाब दे सकें। मोदी सरकार पहली बार ऐसी आई है कि जिसने देश की सुरक्षा के लिए ज़बरदस्त हथियार खरीदे हैं और चीन की आंखों में आंख घेर करके जो है बातचीत की है और उसे करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में हम बुरी तरह से डरपोक बिल्ली की तरह जो है चुपचाप रहते थे। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ही मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है या बाहरी सुरक्षाओं के लिए भी? जब आप डिफेंस की बातें करते हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों के लिए मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। आंतरिक सुरक्षा का तो ये हाल था कि इसी कनॉट प्लेस में जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ बम विस्फोट होते थे और सरोजनी नगर में सैकड़ों लोग मारे गए। चांदनी चौक में बम विस्फोट हुआ इन कांग्रेस के शासनकाल में, उस समय भी बम विस्फोट हुए। और अपने काशी में भी, बनारस में भी बम विस्फोट हुए, वहाँ भी सैकड़ों लोग मारे गए। जब इनका शासन था तो जगह जगह बम विस्फोट होते थे। आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, विपक्ष का काम है कहना, और वो तो मतलब जो भी मतलब सत्ता पक्ष की सरकार होती है उनकी बातों को वो जस्टिफाई तो कर नहीं सकते। वो यही बोलेंगे कि हाँ नहीं उन्होंने मतलब जो चुनावी मुद्दा बनाया। बट मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें इन लोगों के मैनिफेस्टो में इन्होंने अपनी जो बीजेपी सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें डाली वो धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें पूरी करते जा रहे हैं। मुद्दा चाहे राम मंदिर का हो, चाहे 370 का हो, या फिर 3 तलाक की बात करें, वो धीरे धीरे एक एक जो चीज़ें जो इनके मैनिफेस्टो में जो थी वो एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अगला होगा वो यूनिफॉर्म सिविल और जनसंख्या कानून भी आगे लेके आएंगे। लेकिन ये एक चुनावी मुद्दा मुझे लगता है कि नहीं है। ये एक मतलब अगले साल जो सनातनी लोग हैं उनके लिए एक तोहफा मान सकते हैं इसको अगले जनवरी के लिए। 2024 का जो चुनाव है वो भी अहम है क्योंकि यूपी में कुल 80 सीटें हैं मेरे ख्याल से, तो वो लोकसभा की सीटें हैं और वो सीटों पर बीजेपी जरूर चाहेगी कि फतह करे क्योंकि योगी की सरकार है। तो ऐसे में विपक्ष जो ये चुनावी स्टंट बता रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो मायने सच में निकल के आ रहे हैं सामने कि 1 जनवरी 2024 से पहले क्या वो चीज़ें पहले नहीं हो सकती? नहीं, उससे पहले आप देखिए कि अभी जैसे उनको बनाना स्टार्ट किया, नीचे उनको पता लगा कि उस एरिया में जो ज़मीन है वो काफ़ी धंसी हुई थी, तो उसका बेसमेंट बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो वो जिस तरह से आपका जो काशी कॉरिडोर था कि जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर था उसको लोगों के लिए खोल दिया गया, फिर जो एक्सटर्नल था वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो होता रहा। तो मुझे लगता है कि वो जो मेन जो कॉरिडोर है, जो मेन जो मंदिर है उसमें लोगों की एंट्रेंस और जो दर्शन के लिए वो खोल दिया जाएगा, और बाकी चीज़ें जो होंगी पैरेलली वो होती रहेंगी। बट पूरा मंदिर कंप्लीट होगा मुझे नहीं लगता कि वो अभी मतलब अगले साल तक कंप्लीट हो पाएगा पूरा, लेकिन लोगों के दर्शन के लिए तो वो खुल ही सकता है। ठीक है चाचा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। जी जी,
भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं तो ये कहता हूँ उनको भारत टूटा ही कब था? टूटा था तो कांग्रेस के राज में टूटा था, जब पाकिस्तान का निर्माण किया था, बांग्लादेश जो है का बना, और हमारा कश्मीर जो था वो भी कट गया हमारे देश से। तो राहुल जी को यात्रा करनी चाहिए थी कि कैसे ही पीओके भारत में मिलना चाहिए, पाकिस्तान भारत में मिलना चाहिए, तब तो भारत जोड़ो यात्रा हम मानते। ये भारत जोड़ो, भारत टूट कहाँ रहा है? इनसे राहुल जी से ये पूछे कि भारत टूट कहाँ रहा है, कौन सी जगह आप तोड़ने चाह रहे हो? भारत तो जुड़ा हुआ है पहले से ही। कि 2024 में जो 1 जनवरी का समय दिया है अमित शाह ने मंदिर के लिए, वो एक सही समय है, यानी कि वो सही तरीके से देशवासियों को एक तोहफा देने वाले हैं, या ये चुनावी स्टंट है लोकसभा के लिए? देखिए, वो तोहफा के बारे में अगर बोलेंगे कि मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, तो हमारे मन में तो राम बसे हैं और उनका मंदिर तो हमारे रोम रोम में बना हुआ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, पहली बात। और राम मंदिर आज वो ढांचा जो कंकड़ और पत्थर जोड़ करके बनाए जा रहे हैं ना, उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, तो इसलिए वो जितनी जल्दी से जल्दी बन जाएगा हमें अच्छा लगेगा। बाकी मंदिर तो बना हुआ है, यहाँ दिल में बनना चाहिए, वो बना। विपक्ष जो है वो ऐसा कहती है कि ये सब चुनावी वादे हैं, बस यूपी की जो 80 सीटें हैं वो फतह करनी है, इसलिए बीजेपी ऐसा एजेंडा यूज कर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये एजेंडा अगर होता, इतने सालों में राम मंदिर पहले क्यों नहीं बन गया यार? कांग्रेस 70 साल पूरे पावर में थी, पूरा फुल पावर था उनका, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बोली जाती है। एक रीज़न मुझे आप बता दीजिए कि क्यों नहीं बनाया, एक रीज़न बताइए मुझे प्लीज़। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना? तो आज अगर कोई काम हो रहा है तो उसको लेकर के क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? उसको इशू बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? हमारा धर्म, हमने तो किसी भी धर्म के लोगों से नहीं पूछा कि यहाँ पर मतलब कि चर्च क्यों बना दिया, यहाँ पर मस्जिद क्यों बना दिए, हमने तो कहीं नहीं रोका किसी को। लेकिन अगर हम अपनी चीज़ को, अपनी धरोहर को अगर हम पाना चाह रहे हैं, उसको अपने देखना चाह रहे हैं उस तरीके से, कोई बाप अपने बेटे को बढ़ता हुआ और अच्छे लेवल पे देखना चाहता है, ठीक है, भले वो स्ट्रगल कर रहा हो, तो वैसे ही वो मंदिर हमारे दिल में बना हुआ है, उसको हम प्रत्यक्ष भौतिक रूप से देखना चाहते हैं कि हाँ ये है। पूरा विश्व जिससे आंखों से देखे, जिसको हम फील करते हैं वो देखे। हाँ, और हाँ, मोदी जी के आने के बाद क्या देश की जो दशा है वो सुधरी है? देश की दशा, अच्छा एक चीज़ बताइए, इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि कांग्रेस के समय में भारत की दशा बिगड़ी थी? वो हर समय बिगड़ी हो, ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो आज के समय में भी तमाम मुद्दे हैं, कांग्रेस के समय में भी तमाम मुद्दे थे। तो ये तो फिर कॉमन, ये क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए। एक पब्लिक व्यू के अकॉर्डिंग आपने अगर कहीं वोट डाला, आपके मन में क्या है कि आपने जहां भी वोट डाला वो सार्थक गया या नहीं गया? आपके विचार क्या है? देखिए, कोई चीज़ 100% इस पूरे पृथ्वी पर जो भौतिक रूप में अवेलेबल है 100% सत्य नहीं है, ये सबको मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हो सकता है कि मोदी जी भगवान तो नहीं हैं, लेकिन रावण भी नहीं है, ठीक, तो कुछ कमियां हो सकती हैं, बट ज़्यादातर बड़ी बड़ी चीज़ें, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको लोग नॉर्मली उंगलियों पर गिना सकते हैं। नॉर्मल सा बच्चा भी बोलोगे तो ये बताएगा कि यार धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, बाकी चीज़ें भी हैं। अब इतना गिनाने के लिए मेरे पास लिस्ट याद तो है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीज़ें की थी, बट क्या है कि उसका एक उनका जो तरीका था वो कुछ हद तक अब के समय से ज़्यादा कुछ गलत जाने लगा था, ठीक है। इस वजह से लोगों ने सोचा कि अब चेंजिंग ज़रूरी है। जैसे कोई जब ज़्यादा गलत होने लग जाता है तो उसको बदलना ज़रूरी है। बाप बेटे को तभी मारता है कि जब वो गलतियां हद से पार करने लग जाता है, नहीं तो कोई बाप अपने बेटे को, कोई पेरेंट्स अपने बेटे को, बच्चों को मारता नहीं है। हाँ। मोदी के आने के बाद आपको लगता है कि देश में आतंकवाद जो एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही थी, उससे लोगों को छुटकारा मिला? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जब उनके आने के बाद जो पहला प्रहार ही जो हुआ है वो आतंकवाद के ऊपर ही हुआ है। जैसे आप मान लीजिए ये जो नोटबंदी हुई, ये उसका एक जरिया था इन आतंकवाद के ऊपर ही, क्या बोलते हैं, जो भी टेरर फंडिंग होती थी आपका जम्मू एंड कश्मीर में और बाकी जगहों पर, तो एक तरह से वो चेन थी आतंकवादियों की और उनके आकाओं की, जो आपस में ये जो पैसा था उनको
आपस में जो कनेक्ट करता था, लेकिन उनके आने के बाद से जो ये चेन है एक तरह से इस पे आघात किया गया है। और जो आतंकवाद है वो तो निश्चित मतलब आप देखिए कि जब से इनकी सरकार है दिल्ली में, आप हर साल अगर आप आते होंगे तो आपने देखा होगा कि हर साल कहीं ना कहीं धमाके, कभी यहाँ धमाका, और विशेषकर हर त्यौहार से पहले यहाँ पे फोर्स लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता था इससे पहले। लेकिन अब देखेंगे कि कम से कम त्योहारों में ऐसा लोगों के अंदर आतंक नहीं है कि हमें मतलब मार्केट में नहीं निकलना चाहिए या फिर क्या बोलते हैं हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो त्योहारों पर इस तरह की चीज़ों से अभी मतलब लोग बाग जो है वो निश्चिंत होकर मार्केट में जाते हैं, घूमते करते अपना त्यौहार मनाते हैं कुछ। ठीक है, आप ये भी लिखा रहता था। बिल्कुल ही बिल्कुल इसमें आतंकवाद में तो कड़ा प्रहार किया है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जम्मू कश्मीर में इतनी हिंदुओं की इतनी बुरी दशा कर रखी थी आतंकवादियों ने कि उनका मतलब घर से निकलना भी दूभर कर दिया था। पर उनको इतनी करारी चोट लगी है आतंकवादियों को, एक तो आर्थिक भी दी और सेना के द्वारा भी। अब के भी 172 आतंकवादी तो अब भी मारे हैं, इस साल मारे हैं। और जब तो मुझे अच्छी तरह याद है जब ए के एंटोनी भारत के एक रक्षा मंत्री थे, उस समय जो है कहा जब हमारे डी के पठानिया जी थे, कर्नल थे, जब उनके सदस्यों को मारा जा रहा था तो बड़े विचलित थे। वो कह रहे मैं कर्नल हूँ, मेरी प्लाटून के जो है कहा सैनिकों को मारा जा रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा और भारत सरकार मुझे अनुमति नहीं दे रही आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन करने के लिए। फिर भी उन्होंने एक दिन कैड़ा जी किया और उन्होंने उन 5 आतंकवादियों को मार गिराया। ठीक है, आपको भी लगता है कि देश में आतंकवाद कम हुआ है? सर कम हुआ, लोग डरते थे बाहर निकलने से पहले। हर जगह कॉर्नर पर बसों में भी लिखा रहता था कि कृपया चीज़ों को ना छुएं, अपरिचित चीज़ों को ना छुएं, बम हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट हम लोग शक्तिमान देखते थे ना, बचपन में शक्तिमान देखते थे, तब भी उसमें एडवर्टाइजमेंट में भी आता था कि अपरिचित चीज़ों को, जो चीज़ आप से संबंधित नहीं उसको ना छुएं, हाँ बम हो सकता है। तो वो आजकल तो मुझे दिखता है कहीं लिखा हुआ दिखता तो है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ दिखता। और दूसरी चीज़ कश्मीर में 370 हटाई और उसके बाद जो है और भी चीज़ें जो लोग ताज का मसला हुआ, ये सब चीज़ें ले करके बहुत शांति है। टेरर को ले करके तो एकदम पूरा रिलैक्स हैं, अंदर अपने घर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बाहरी उसका फ़ायदा अब नहीं उठा पा रहे हैं। पहले बाहरी लोग, बाहरी जो फॉरेनर्स से फॉरेन से फंडिंग वगैरह होती, टेरर फंडिंग वगैरह, वो एकदम स्टॉप हो गई है। तो इसलिए मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि टेरर फंडिंग की वजह से जो हम लोग दहशत में जी रहे थे वो हम लोग फ्री होकर के बाहर रह सकते हैं। कोरोना काल का भी इतना दहशत नहीं था जितना टेरर का था। ठीक, हाँ। आपको भी लगता है कि देश में आतंकवाद की जो स्थिति थी वो पहले से बेहतर हुई? बहुत बेहतर हुई है। पहले आप देखते थे कि हर 1 साल 2 साल पे कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला हो जाता था। मुंबई, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी कहीं भी वो मुख्य पॉइंट बन जाता था। बट आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार ने जो नोटबंदी की थी, डीमोनेटाइजेशन, वो बिल्कुल सही साबित हुई। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो आउटकम सोर्सेज थे जिनसे पैसा ये मंगवाते थे बाहर से, वो बंद हुई। आप देखते थे अभी कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है। ये क्यों है? इसका कारण ये है कि आज भारत अपने विदेश नीति पे इतनी ज़बरदस्त पकड़ बना रखी है कि आज विदेश की कोई भी गैर विरोधी ताकत जो भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, उनके मनोबल को तोड़ दिया गया है। और मोदी जी का एक जो स्टैंड बाई है ना कि हम ना खाएंगे और ना खाने देंगे, ये बहुत कारगर है। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो भी ब्लास्ट ब्लूज जो होते थे ना, वो मतलब आप अपने मतलब कहते हैं ना, आप अपने नाती पोतों को बताइएगा कि अरे फलाना की सरकार में ऐसे ऐसे हुआ करता था। अब वो भारत में होने वाला नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, 2024 में भी जो भारत में आम चुनाव होंगे उसमें नरेंद्र मोदी जी फिर से पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश को आगे ले जाएंगे। विश्व में भारत नंबर 1 की पायदान पर कहलाएगा और हम पूरे विश्व का संचालन करेंगे। आने वाले दिनों में ये दिखेगा आपको। ठीक है, जब आप 24 की बात करते हैं तो एक सवाल आज का ही है और विपक्ष उठा रही है कि अमित शाह ने 1 जनवरी 2024 की डेडलाइन तय की है कि हम राम मंदिर को सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच रख देंगे और उसका निर्माण हो जाएगा। अब ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 की जो आपने तिथि तय की है, तो 24 में चुनाव भी होना है, उत्तर
प्रदेश की 80 सीटें हैं और कहीं ना कहीं ये लोकसभा के लिए एक एजेंडा भर ही है। तो क्या ये बीजेपी का सच में एजेंडा है या कांग्रेस चुनावी स्टंट खेलना चाहती है? पहले तो मैं एक बात आपसे ही पूछना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि कौन से विपक्ष की बात करते हैं आप? वो विपक्ष जो बोलता था कि राम अस्तित्व में है क्या नहीं? आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? कौन सा विपक्ष? कौन सी ऐसी पार्टी थी जो राम मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर के केस के लिए अपना वकील भेजा आगे हो या अपना कोई भी एक समर्थन दिया हो कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं, रामलला के लिए हम लड़ेंगे या करेंगे? कौन सा विपक्ष? कोई नहीं। जब मंदिर बनने लगा तो दिक्कत, ये कमीशन से रिपोर्ट आ गई तो दिक्कत। तो पहले तो यही तय करना है कि विपक्ष है कौन सा, ये वो कौन सा धड़ा है जो रामलला को मानता है। दूसरी बात आई एजेंडा सेट करने की, तो ये एजेंडा तो सेट होना ही होना है सर। मंदिर बनाएंगे हम तो मलाई कौन खाएगा? आपको थोड़े ना खाने देंगे। उनको अभी से भय है कि 2024 क्या पता नहीं, अगर मोदी रह गया तो 2028, 29, 30 में भी मेरी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये संशय है। और आप जितना यात्रा करना है करवा लीजिए, जितने मतलब होर्डिंग्स बैगन बोर्ड लगवा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, लोग आजकल क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आज की है क्या? 70 साल में झुनझुना नहीं बजाया कभी। आप 5 से 8 साल में चाहते हैं कि बस पेड़ ऐसे झाड़ें और नीचे गिर जाए। सबको चाहिए सरकारी नौकरी, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। तो एक बात बताइए, कहाँ से मिलेगी सबको सरकारी नौकरी? अपनी जनसंख्या कितनी है? 1.30 के पार हो चुकी है ना। हाँ, तो अब आप बताइए कहाँ से मिलेगी सबको सरकारी नौकरी? उसके बाद आप कहते हैं कि हमको इस देश से दहेज प्रथा ख़त्म करनी है। दहेज प्रथा अगर ख़त्म करनी है ना तो सबसे पहले लड़की वालों को बोलो कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा ढूंढना बंद करे, दहेज प्रथा अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप जाते हैं कि हमको लड़का चाहिए, ठीक है, आपका है कि आप अपनी बेटी को स्टेबल देखना चाहते हो, मगर आप मेरे को एक चीज़ का जवाब दो, जिसके पास नौकरी नहीं है सरकारी, जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, उनका क्या? जो वही अपने बेटे के लिए जाते हैं, जो 70 80 हज़ार रुपए प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे हैं, उनका क्या? उनकी कोई रेपुटेशन नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो सरकारी बाबू बन गए उनकी वैल्यू। तो पहले तो दहेज लोभी तो आप हुए ना। आप अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे हो ना कि हमको यहाँ लड़का मिले ऐसा। तो ये सब चीज़ों को पहले ठीक कीजिए। और रहा बात कश्मीर का, हम आते हैं आखिरी में कश्मीर पे। तो जैसे कश्मीर देखते देखते सपना बना दिया ना पाकिस्तान के लिए, अब 370 हटाकर। जैसे लोग कहते थे कि मैं जुबान देता हूं कि मोदी जी कभी 370 हटा नहीं सकते। हमको तो लगता है कि ये सब स्टेटमेंट वाला खुद अस्तित्व में अभी है कि नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि कभी नहीं बनेगा मोदी प्रधानमंत्री, कभी 370 नहीं हटेगा। सब कुछ तो मोदी ने करके दिखा दिया। अब रहा बात पीओके का ना, समय आने दीजिए जनाब, पीओके भी आएगा, सब आएगा। जैसे क्या कहा, राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तैयार रहिए, बोलिए जय जय श्री राम। और उनका यही कहना, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ हमारी बात लोगों से हो रही थी और लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे थे ये जो 2024 की जो डेडलाइन है अमित शाह की, उस विषय पर। इसके अलावा भी और बातें हो रही थी, कई लोग पक्ष में थे, कुछ लोग नाराज़ भी दिख रहे थे, लेकिन जिसकी जैसी बात वो अपने हिसाब से कहते जा रहा था। बाकी और वीडियोज हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा भैया जगह।